जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम संविधान की लेक्चर श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए देशी रियासतों के एकीकरण पर चर्चा करेंगे। देशी रियासतों का एकीकरण देश के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती रही है। इसका सामना भारत के लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल ने किस प्रकार किया, ये हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस, दोनों के हिसाब से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को अच्छे से कवर करते हैं आज हम। तो सबसे पहले इनका थोड़ा परिचय देख लिया जाए। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने रियासतों को यह विकल्प दिया कि वे भारत या पाकिस्तान डोमिनियन में शामिल हो सकती है या एक स्वतंत्र प्रभु राज्य के रूप में स्वयं को स्थापित कर सकती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है, रियासत होती क्या है। तो दरअसल रियासत से आप समझिए कि एक राज्य था और उसका एक राजा होता था। तो ये राज्य जो होते थे ये ब्रिटिश क्राउन के अधीन होते थे। ये रियासतें, उन राज्यों को रियासतें कहा गया है। तो ये ब्रिटिश क्राउन के अधीन होती थी। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो था ये प्रावधान करता है कि या तो वो जो रियासतें हैं वे भारत में शामिल हो जाए या पाकिस्तान में शामिल हो जाए या फिर स्वतंत्र रहे, दोनों में शामिल ना हो। तो भाई ऐसा क्यों? अंग्रेजों ने या तो उनको भारत में शामिल करना था या फिर पाकिस्तान में करना था। स्वतंत्र होने का अधिकार क्यों दिया? वो तो भारत के टुकड़े करना चाह रहे थे। ऐसा क्यों? तो उसके पीछे रीजन है कि लॉर्ड माउंटबेटन उस समय ये सारे कार्य संभाल रहे थे। तो अंग्रेजों ने लॉर्ड माउंटबेटन को कहा कि वो सब अच्छे से कार्य संभाल रहे थे, उन्होंने इस टाइप का कोई प्रावधान नहीं किया था। पर अंग्रेजों की तरफ से यह आदेश आया कि भाई ये सब कुछ अगर आप अच्छे से कर दोगे तो इससे अंग्रेजों का क्या फायदा होगा। अगर हमारा कुछ फायदा चाहिए तो इनको कुछ तो उलझाना पड़ेगा भारतीयों को। तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से अगर उनको स्वतंत्र रहने का अधिकार दे दिया जाए तो उससे क्या होगा कि ये आपस में लड़ेंगे और इसका फायदा ब्रिटेन को मिलेगा। तो यही रीजन था कि उनको स्वतंत्र रहने का अधिकार भी दिया गया, ठीक है। तत्कालीन समय में लगभग 500 से ज्यादा रियासतें थी और लगभग 48% भारतीय क्षेत्र और 28% जनसंख्या कवर करती थी। ये रियासतें वैधानिक रूप से ब्रिटिश भारत के अधीन नहीं थी। ब्रिटिश भारत से यह तात्पर्य कि वह क्षेत्र, भारत का वह क्षेत्र जहां पर ब्रिटिशर्स का प्रत्यक्ष रूप से शासन चलता था, तो वह क्षेत्र क्या कहलाता था? ब्रिटिश भारत कहलाता था। वहां पर कोई रियासत नहीं होती थी। तो ये ब्रिटिश भारत के भाग नहीं थे, लेकिन ये ब्रिटिश क्राउन के पूर्णतः अधीनस्थ थी। यानी ब्रिटिश क्राउन की बिना मर्जी के ये कुछ भी नहीं कर सकते थे। ये रियासतें राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों एवं अन्य उपनिवेशी शक्तियों के उदय को नियंत्रित करने में ब्रिटिश सरकार के लिए एक सहायक के रूप में थी, ठीक है। यानी यहां पर होता क्या था कि भाई कुछ उपनिवेशी शक्तियों को उदय को नियंत्रित करने के लिए, यानी कोई भी शक्ति जो है वो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कोई कार्य कर रही है तो उनको रोकने में ये रियासतें सहयोग देती थी। इनका ही पैसा, इनकी सेना यूज होती थी, ठीक है। तो ये इस तरीके से ब्रिटिश क्राउन की हेल्प करती थी ये रियासतें। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री थे, और वीपी मेनन, इन दोनों को यह कार्य सौंपा गया कि भाई आप रियासतों का एकीकरण करो। भाई वल्लभ भाई पटेल की जगह अगर किसी और को यह कार्य दे दिया जाता तो शायद उतने अच्छे से सफल नहीं हो पाता जो कि भारत के लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल ने करके दिखाया। राजाओं के बीच राष्ट्रवाद का आह्वान शामिल न होने पर अराजकता की आशंका को जताते हुए पटेल ने राजाओं को भारत में शामिल करने का हर संभव प्रयास किया। क्योंकि उस समय अगर हम देखें तो रियासतों के राजाओं के बीच में कुछ राष्ट्रवाद जैसी भावना नहीं थी। यानी उनका देश प्रेम नहीं था, उनको सिर्फ अपनी रियासत से प्रेम था, भारत देश से कोई प्रेम उनको नहीं था। तो यहां पर क्या है कि वल्लभ भाई पटेल ये बात जानते थे कि ऐसी स्थिति में अराजकता फैल सकती है। तो उन्होंने क्या किया कि हर संभव प्रयास किया जिससे कि वो भारत की ओर, भारत में शामिल हो जाए। उन्होंने प्रीवी पर्स, ये क्या था? एक भुगतान होता था जो शाही परिवारों को भारत के साथ विलय पर हस्ताक्षर करने पर दिया जाता था, कि अवधारणा को पुनर्स्थापित किया। भाई उनको कुछ लालच भी दी कि भाई आप आते हो तो ये आपको भुगतान किया जाएगा। कुछ रियासतों ने भारत में शामिल होने का निर्णय किया तो कुछ ने स्वतंत्र रहने का, और वहीं कुछ ने पाकिस्तान का भाग बनना चाहती थी। तो जो पाकिस्तान का भाग बनना चाहती थी और जो स्वतंत्र रहना चाहती थी
वो उन्होंने काफी सारी समस्याएं क्रिएट की। तो उनका सामना किस प्रकार से वल्लभ भाई पटेल ने किया, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहली रियासत ऐसे में आती है त्रावणकोर। त्रावणकोर जो थी ये दक्षिण तटीय राज्य त्रावणकोर, ठीक है, दक्षिण तटीय यानी केरल के राज्य में थी ये। त्रावणकोर उन प्रथम रियासतों में से एक था जिसने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया। त्रावणकोर के जो दीवान थे सीपी अय्यर, उन्होंने क्लियर मना कर दिया, हम भारत में शामिल नहीं होंगे। तो अब यहां पर बड़ी दिक्कत हो गई। ऐसा कहा जाता है कि सीपी अय्यर जो कि त्रावणकोर के दीवान थे ने यूके के सरकार, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के साथ एक गुप्त संधि की। इस संधि के तहत क्या था कि भाई यहां पर मोनोजेट अयस्क बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता था, ठीक है, जो कि नाभिकीय कार्यों में यूज होता है। तो ब्रिटेन को नाभिकीय हथियारों की दौड़ में बढ़त दिला सकता था ये क्षेत्र। तो इन्होंने क्या की, गुप्त संधि कर ली। ओके, अब गुप्त संधि कर ली कि भाई हम मोनोजाइट अयस्क जो रहेंगे वो ब्रिटेन को भेजते रहेंगे, ब्रिटेन के हथियारों की आपूर्ति होती रहेगी और इसका फायदा हमको मिलेगा, ब्रिटेन की सरकार हमको सहयोग देगी। ठीक है, ये गुप्त संधि दोनों के बीच में हो जाती है। लेकिन केरल समाजवादी पार्टी के एक सदस्य द्वारा उनके हत्या के असफल प्रयास के बाद सीपी अय्यर ने भारत से जुड़ने का फैसला लिया। यानी यहां पे क्या होता है कि केरल की जो समाजवादी पार्टी थी उसके एक सदस्य ने उन पर मतलब मृत्युतुल्य मतलब आक्रमण किया, जहां पे उनकी जान भी जा सकती थी, पर वो असफल हो गया। तो सीपी अय्यर डर गए, उन्होंने कहा कि यार अगर ये संधि चलती रही तो हो सकता है मेरी जान ले ली जाए। अतः उन्होंने 30 जुलाई 1947 को त्रावणकोर को भारत में शामिल कर दिया। ठीक है, हस्ताक्षर कर दिया कि हाँ त्रावणकोर भारत में शामिल हो रही है। मतलब आप सोच सकते हो ब्रिटेन की सरकार ने कितनी चालें चली है। उन्होंने मोनोजाइट अयस्क के लिए त्रावणकोर के साथ संधि कर ली और उसको कहा कि भाई तू स्वतंत्र रहे, हम तेरे को पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन यहां पर अगर वल्लभ भाई पटेल और ये समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता था, अगर ये नहीं होता तो शायद त्रावणकोर के साथ कुछ और स्थिति होती। ठीक है, अगली रियासत की ओर चलते हैं हम। तो अगली रियासत है जोधपुर। जोधपुर राजस्थान, राजपूत रियासत थी ये। युवा और अनुभवहीन राजा धनवंत सिंह ने यह अनुमान लगाया कि पाकिस्तान के साथ उनकी रियासत की सीमा लगने के कारण वह पाकिस्तान से ज्यादा अच्छे तरीके से सौदेबाजी कर सकता है। ठीक है, यानी पाकिस्तान से वो अच्छे तरीके से सौदा कर सकता है कि भाई मेरे को स्वतंत्र रहना है, या ये अधिकार होगा मेरा, वो अधिकार होगा मेरा। ये सब सौदेबाजी पाकिस्तान से अच्छे तरीके से की जा सकती है। पटेल ने तुरंत राजा से संपर्क किया और उन्हें पर्याप्त लाभों और प्रस्तावों का आश्वासन दिया। भाई पटेल ने उनकी इस कमजोरी का फायदा उठाया। पटेल से तात्पर्य है लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और उन्होंने जो राजा धनवंत सिंह थे उनकी इस कमजोरी का फायदा उठाया और उनको लाभों और प्रस्तावों का आश्वासन दे दिया। पटेल ने आश्वस्त किया कि हथियारों के आयात की अनुमति होगी, जोधपुर को काठियावाड़ से रेल के माध्यम से जोड़ा जाएगा, साथ ही अकाल के दौरान अनाज की पूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इतनी आश्वासन दिए। 11 अगस्त 1947 को महाराजा हनवंत सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और इस प्रकार जोधपुर रियासत का भारत अधिराज्य में एकीकरण हो गया। यानी जोधपुर भी इस तरीके से भारतीय अधिराज्य में शामिल हो गई। कहा जाता है कि राजा धनवंत सिंह को जिन्ना ने एक हस्ताक्षरित कोरा ताव दे दिया था और उनको कहा था भाई आपकी जो भी शर्तें ये लिख लो, हमें सब मंजूर है, बस आप पाकिस्तान में विलय कर दो। लेकिन वल्लभ भाई पटेल का दबाव इतना था कि वो इनकार नहीं कर पाए वल्लभ भाई पटेल को। अगली रियासत पे चलते हैं। तो अगली रियासत है भोपाल। यह एक और रियासत थी जिसने संप्रभु एवं स्वतंत्र होने की घोषणा की थी। मतलब भोपाल रियासत जो है यह भी स्वतंत्र होना चाहती थी। यहां एक मुस्लिम नवाब हमीदुल्ला खान, ये नाम पूछा जा सकता है क्योंकि एमपी से रिलेटेड है ये, तो हमीदुल्ला खान ने जो कि असंख्यक हिंदू जनसंख्या पर शासन करता था, वह एक मुस्लिम लीग का करीबी मित्र और कांग्रेस का घोर विरोधी भी था। यानी देखा जाए तो ये स्वतंत्र होना तो सिर्फ एक कहना था, दरअसल ये पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थी। ठीक है, लेकिन यहां पर भी वल्लभ भाई पटेल जो है यहां पर वो भी अगली चाल चलेंगे वो। हालांकि उसने माउंटबेटन को लिखा कि वह एक स्वतंत्र रियासत चाहता है, किंतु माउंटबेटन ने उत्तर देते हुए लिखा कोई शासक अपने नजदीकी अधिराज्य डोमिनियन से भाग नहीं सकता। माउंटबेटन अगर देखा जाए तो जो नेहरू जी जो थे उनके अच्छे मित्र भी थे, तो उन्होंने काफी हद तक सहयोग भी किया नेहरू जी का। जैसे इस प्रकार ये भोपाल रियासत को शामिल करने में उनका भी सहयोग रहता है। ठीक है,
तो जुलाई 1947 को जब अधिकांश राजाओं ने भारत में शामिल होने का निर्णय लिया तो अंततः भोपाल के नवाब ने भी विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। यानी कि भोपाल रियासत भी जुलाई 1947 को भारत में शामिल हो जाती है। यानी अगली समस्या भी यहां पे सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, अगली रियासत की ओर बढ़ते हैं हम। हैदराबाद। हैदराबाद की रियासत ने बहुत ज्यादा परेशान किया था, तो यहां पर इसका समाधान किस प्रकार हुआ? यह सभी रियासतों में सबसे बड़ी और सबसे समृद्धशाली रियासत थी। बहुत इंपॉर्टेंट, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सभी रियासतों में सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? तो हैदराबाद थी। ठीक है, जो दक्कन के पठार के अधिकांश भाग को कवर करती थी। इस रियासत की अधिकांश जनसंख्या हिंदू थी, जिस पर एक मुस्लिम शासक निजाम मीर उस्मान अली शासन करता था। यह शासक का नाम भी इंपॉर्टेंट है, निजाम मीर उस्मान अली, या शॉर्ट में कहें तो सिर्फ निजाम। इसने एक स्वतंत्र राज्य की मांग की एवं भारत में शामिल होने से मना कर दिया। इसने जिन्ना से मदद का आश्वासन प्राप्त किया और इस प्रकार हैदराबाद को लेकर कश्मकश उलझनों के साथ समय के साथ बढ़ती गई। यानी इसको जिन्ना का सपोर्ट था, इसको ये भी पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, लेकिन आप देख सकते हो कि हैदराबाद अगर पाकिस्तान में शामिल हो जाता, ये दक्षिण में ये हैदराबाद अगर ये पाकिस्तान में शामिल हो जाता तो फिर भारत का स्ट्रक्चर कुछ और ही होता। तो यानी ये तो पॉसिबल है नहीं कि हैदराबाद को हम पाकिस्तान में शामिल होने दें। तो इसको रोकने के लिए वल्लभ भाई पटेल ने क्या कार्य किया? तो पटेल एवं अन्य मध्यस्थों के निवेदन एवं धमकियां निजाम के मानस पर कोई फर्क नहीं डाल सकी। उसने लगातार यूरोप से हथियारों का आयात को जारी रखा। यानी उसने हथियारों का आयात जारी रखा। वो सोचता था कि मैं हथियारों के दम पे भारत से जीत जाऊंगा। परिस्थितियां तब भयावह हो गई जब सशस्त्र कट्टरपंथियों ने हैदराबाद की हिंदू प्रजा के खिलाफ हिंसक वारदातें शुरू कर दी। यानी यहां पे क्या हुआ कि शक्ति जैसे कि हथियार आना शुरू हुए कि वहां की हिंदू जो जनसंख्या थी उसके ऊपर क्या हुआ कि अत्याचार होना शुरू हो गए। तब 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन पोलो का नाम याद रखिएगा दोस्तों। ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय सैनिकों को हैदराबाद भेजा गया। अब ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय सैनिक हैदराबाद जाते हैं। 4 दिन तक चले सशस्त्र संघर्ष के बाद अंततः हैदराबाद भारत का अभिन्न अंग बन ही जाता है। बाद में निजाम के आत्मसमर्पण पर उसे पुरस्कृत करते हुए हैदराबाद राज्य का गवर्नर भी बनाया जाता है। हमारी उदारता देखो कि उसने सशस्त्र हम पे आक्रमण किया, लेकिन हमने उसको पुरस्कृत भी किया और उसको हैदराबाद राज्य का गवर्नर भी बना दिया। ठीक है, तो यह थी वल्लभ भाई पटेल की नीति। इस तरीके से अगली रियासत हैदराबाद भी भारत में शामिल हो जाती है। अब चलते हम अगली रियासत पे। अगली रियासत थी जूनागढ़। गुजरात के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक रियासत थी ये, जो 15 अगस्त 1947 तक भारत में शामिल नहीं हुई थी। इसकी अधिकांश जनसंख्या हिंदू व राजा मुस्लिम था। मतलब आप देख सकते हो कि अधिकांश जनसंख्या हिंदू, राजा मुस्लिम, तो ये भी एक विरोधाभास था यहाँ पे। 15 सितंबर 1947 को नवाब मोहम्मद महाबत खान जी, नाम इंपॉर्टेंट है, नवाब मोहम्मद महाबत खान जी ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया और तर्क दिया कि जूनागढ़ समुद्र द्वारा पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। भाई तर्क इसने दिया, लेकिन ये तर्क देना भूल गया कि भाई अधिकांश जनसंख्या हिंदू है और हिंदू जनसंख्या का पाकिस्तान में शामिल होना उचित नहीं था। तो 2 राज्यों के शासक मंगरोल एवं बाबरियावाड़, जो जूनागढ़ के अधीन थे, ने प्रतिक्रिया स्वरूप जूनागढ़ से स्वतंत्रता एवं भारत में शामिल होने की घोषणा कर दी। 2 राज्य कौन कौन से थे? मंगरोल और बाबरियावाड़। इन दोनों ने क्या कहा कि नहीं, हम पाकिस्तान में शामिल नहीं होंगे, हम तो भारत में शामिल हो रहे हैं। अब यहां पे क्या होता है कि इसकी अनुक्रिया पर जूनागढ़ के नवाब ने सैन्य बल का प्रयोग कर इन दोनों राज्यों पर कब्जा कर लिया और परिणाम स्वरूप पड़ोसी राजाओं ने भारत सरकार से मदद की अपील की। भाई पड़ोसी राजाओं ने मदद मांगी भारतीय सरकार से। अब भारतीय सरकार तो तुरंत तैयार है मदद देने के लिए। तो भारतीय सरकार मानती थी कि यदि जूनागढ़ को पाकिस्तान में शामिल होने की अनुमति दे दी गई तो सांप्रदायिक दंगे और भयावह रूप धारण कर लेंगे। साथ ही बहुसंख्यक हिंदू जनसंख्या, जो कि 80% है, इस फैसले को स्वीकार नहीं करेगी। इस कारण भारत सरकार ने जनमत संग्रह से विलय के मुद्दे का समाधान का प्रस्ताव रखा। भाई हम यहाँ पर उदारवादी थे, हमने अहिंसा का मार्ग चुना। हमने कहा जनमत संग्रह करवा लिया जाए, जनसंख्या जिसके पक्ष में रहेगी राज्य उसी, रियासत उसकी। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसी दौरान भारत के जूनागढ़ के लिए ईंधन व कोयले की आपूर्ति को रोक दिया और भारतीय सेनाओं ने मंगरोल और बाबरियावाड़ पर कब्जा कर लिया। यानी कि
ये मतलब पाकिस्तान से समर्थन प्राप्त था जूनागढ़ को। जूनागढ़ ने जनमत संग्रह से इनकार कर दिया था, तो अब भारत को कुछ तो करना ही था, हमारी जनसंख्या वहां पर फंसी हुई थी, तो उसके लिए हमने मंगरोल और बाबरियावाड़ पर कब्जा कर लिया। तो फरवरी 1948 को जनमत संग्रह कराया गया और लगभग सर्वसम्मति से भारत में विलय के पक्ष में गया, यानी जनमत संग्रह द्वारा जूनागढ़ भी भारत में शामिल हो गई। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जूनागढ़ भी जो है भारत में शामिल हो जाती है। कहा जाता है जूनागढ़ का नवाब जो था कुत्तों से बड़ा प्यार था उसको, उसने कुत्तों की शादी भी करवाई थी। और कहा जाता है कि वह जब यहां से निकला तो कुत्तों को तो सभी को ले गया, वो पाकिस्तान भाग गया था, तो यहां से कुत्तों को सभी को ले गया था, अपनी पत्नी को यहीं पे छोड़ गया था। मतलब इतनी जल्दी में था कि वो पत्नी को ले जाना ही भूल गया, तो ये भी कहा जाता है यहां पे। आगे बढ़ते हम। कश्मीर रियासत, कश्मीर का मुद्दा तो अब जाके सॉल्व हुआ है। ठीक है, एक ऐसी रियासत थी जहां बहुसंख्यक जनसंख्या मुस्लिम, राजा हिंदू। राजा हरि सिंह ने पाकिस्तान या भारत में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर कोई निर्णय न लेते हुए मौन स्थिति बनाए रखी, यानी मौन धारण कर लिया, हमको ना तो शामिल होना है भारत में ना पाकिस्तान में। इसी दौरान पाकिस्तानी सैनिकों एवं हथियारों से लैस आदिवासियों ने कश्मीर में घुसपैठ कर हमला कर दिया। अब यहाँ पे क्या होता है कि जिन्ना के समर्थन से जो कुछ आदिवासी जनजातियां थी वहां की, उनको जिन्ना ने हथियार लेस करके कश्मीर पर आक्रमण के लिए भेज दिया। जिन्ना सोचता था कि कश्मीर पर यह आक्रमण करेगी और इनको बचाने के लिए मैं दबंग स्टाइल में एंट्री मारूंगा और महाराजा हरि सिंह से कहूंगा कि भाई वो पाकिस्तान में शामिल हो जाए। लेकिन यहां पर पासा कुछ और ही पलटा। महाराजा ने भारत सरकार से मदद की अपील की और राजा ने शेख अब्दुल्ला को अपने प्रतिनिधि के रूप में सहायता के लिए दिल्ली भेजा। शेख अब्दुल्ला को शेरे कश्मीर भी कहा जाता है। शेख अब्दुल्ला जो था ये ऐसा व्यक्ति था जिसने पूरी जिंदगी यह कोशिश की कि कश्मीर पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान मुस्लिमों का समर्थक होता तो मुस्लिमों पर हथियार लेस आदिवासियों को नहीं छोड़ता। ठीक है, जिन्ना ने ये जो कार्य किया क्योंकि उन आदिवासियों ने मुस्लिम ही जनसंख्या को प्रताड़ित किया, तो शेख अब्दुल्ला ने पूरी कोशिश की। ठीक है, 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। भाई भारत से इन्होंने मदद मांगी, भारत से बाकायदा मदद गई। उन्होंने कहा कि भाई हम मदद देंगे लेकिन आपको भारत में शामिल होना पड़ेगा। तो 26 अक्टूबर 1947 को राजा ने हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। उन्होंने कहा बस किसी भी तरीके से मुझे इन आदिवासियों से बचाओ। तो अब ये था क्या, तो इसके तहत संचार, रक्षा और विदेशी मामलों को भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में लाया गया। 5 मार्च 1948 को महाराजा हरि सिंह ने अंतरिम लोकप्रिय सरकार की घोषणा की जिसके प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला बने। ठीक है, तो यहां पर उन आदिवासियों से भारत सरकार ने सैन्य सहायता के द्वारा बचा लिया। लेकिन उसके बाद में फिर क्या होता है, 5 मार्च 1948 को महाराजा हरि सिंह ने अंतरिम लोकप्रिय सरकार की घोषणा की और प्रधानमंत्री किसको बनाया, शेख अब्दुल्ला को बनाया। 1951 में राज्य संविधान सभा निर्वाचित हुई और 31 अक्टूबर 1951 में इसकी पहली बार बैठक हुई। यहां पर आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के संविधान निर्माण के लिए अलग से संविधान सभा का गठन हुआ था। 1952 में दिल्ली समझौते पर हस्ताक्षर हुए जिसके तहत भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 6 फरवरी 1954 को जम्मू कश्मीर की संविधान ने भारत संघ के साथ विलय का अनुमोदन कर दिया। मतलब वहां के जो संविधान में ये प्रावधान शामिल किया गया कि अब जम्मू कश्मीर जो है वो भारत में शामिल होता है। अब आगे क्या होता है, तो जम्मू कश्मीर की धारा, संविधान की धारा 3 के अनुसार जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और रहेगा। अनुच्छेद 370 के तहत 5 अगस्त 2019 को भारत के राष्ट्रपति ने संवैधानिक आदेश द्वारा 2019 की उद्घोषणा की जिसमें जम्मू कश्मीर को दिए गए विशेष राज्य के दर्जे को समाप्त कर दिया। 2019 में क्या होता है कि विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हो जाता है और वर्तमान में जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर 2 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण कर दिया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश अलग अलग कर दिए और राज्य हटा दिया कि अब राज्य नहीं है जम्मू कश्मीर। इस तरीके से जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान होता है। मतलब आप देख सकते हो कि इस प्रकार से भारतीय रियासतें जो थी उनका एकीकरण हुआ, यानी वल्लभ भाई पटेल के द्वारा यहां पर बड़ी मेहनत से उनका एकीकरण कर दिया जाता है। अब देशी रियासतों का एकीकरण तो हो गया, लेकिन अब क्या किया जाए, राज्यों का निर्माण कैसे किया जाए, तो इस पे हम अब चर्चा करते हैं। तो ब्रिटिश प्रांतों व देशी रियासतों का एकीकरण कर
4 प्रकार के प्रांतों का गठन किया गया, मतलब 4 प्रकार के राज्य बनाए गए। पहले सिर्फ 4 राज्य थे दोस्तों, ठीक है। बाद में ये राज्य कैसे निर्मित हुए ये भी हम आगे चर्चा करेंगे। पहले सिर्फ भारत में 4 राज्य थे। तो सबसे पहले ए श्रेणी के राज्य। ए श्रेणी के राज्य में 216 देशी रियासतों को ब्रिटिश भारत के प्रांतों में मिलाकर ए श्रेणी के राज्यों का गठन किया गया। इनकी संख्या 10 थी, ठीक है। ए श्रेणी के राज्य कितने थे? 10। इसमें शामिल थे असम, बिहार, मुंबई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, ठीक है। ए श्रेणी के राज्यों की संख्या 10 थी। इसमें शामिल थे असम, बिहार, मुंबई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। इस तरीके से ए श्रेणी के राज्य गठित हुए। फिर दूसरे बी श्रेणी के राज्य बनाए गए। इसमें 275 देशी रियासतों को नई प्रशासनिक इकाई के रूप में गठित करके बी श्रेणी के राज्यों की संख्या प्रदान की गई। इनकी संख्या 8 थी। ए श्रेणी के राज्यों की संख्या 10, बी श्रेणी के राज्यों की संख्या 8। इसमें शामिल थे हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पेप्सू मतलब पंजाब, पटियाला, जालंधर, पंजाब, ईस्टर्न पटियाला, इन सबको मिलाकर पेप्सू बनाया गया था। राजस्थान, सौराष्ट्र और कोच्चि, इतने राज्य थे इसके अंतर्गत। अब आगे हम देखते हैं सी श्रेणी के राज्य। 61 देशी रियासतों को मिलाकर सी श्रेणी के राज्य बनाए गए। इनकी संख्या 9 थी। इसमें शामिल थे अजमेर, बिलासपुर, भोपाल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा और विंध्य प्रदेश। इस तरीके से यहां पर सी श्रेणी के राज्य बनाए गए। डी श्रेणी के राज्य, द्वीपीय क्षेत्रों को डी श्रेणी में रखा गया, यानी लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये जो द्वीपीय क्षेत्र थे इनको डी श्रेणी के राज्यों में रखा गया। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि देशी रियासतों का एकीकरण हुआ। देशी रियासतों के एकीकरण के पश्चात 4 श्रेणी के राज्य बनाए गए। इन 4 श्रेणी के राज्यों में ए श्रेणी में 10, बी श्रेणी में 8, सी श्रेणी में 9 और डी श्रेणी में द्वीपीय क्षेत्र के राज्यों को रखा गया, ठीक है। तो ये इतना आज के वीडियो में हमने कवर किया है। अब अगले वीडियो में हम राज्यों का पुनर्गठन पढ़ेंगे। राज्यों के पुनर्गठन के अंतर्गत जो वर्तमान में जैसे 28 राज्य है, इससे पहले 29 राज्य थे, जम्मू कश्मीर अभी राज्य नहीं रहा है, तो ये 28 राज्यों का गठन किस प्रकार हुआ, वर्तमान के 28 राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका गठन किस प्रकार होता है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।